अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 18th लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। पिछले लेक्चर में जो है हमने हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के बारे में स्टडी किया था, और आज जो है हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड द एक्स-रे स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम आते हैं जी एक्साइटेड स्टेट की तरफ। अच्छा जी, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करते हुए जो है ये फार्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, ठीक है जी। और इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है जी। अगर हमें क्वांटम नंबर का पता है तो हम उसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने ग्राउंड स्टेट को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है दैट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, और जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 आता है। अब लोएस्ट एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 1, लोएस्ट एनर्जी स्टेट से ऊपर जो एनर्जी स्टेट होगी, पहली जो एनर्जी स्टेट होगी, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। द स्टेट नेक्स्ट हाईएस्ट इन एनर्जी अबव द ग्राउंड स्टेट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जी। इसी तरह अगर और इसकी एनर्जी जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एंड इट इज़ फाउंड बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट फाइंड करनी हो उसके लिए n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, फोर्थ के लिए थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह सो ऑन, आप कोई भी जो एक्साइटेड स्टेट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। अच्छा जी, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है जी, हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो उसके बारे में जो है वो स्टडी करने के लिए मज़ीद जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह जो है हम इसका जो वेव फंक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। इसमें आगे इसके फर्दर जो है वो सब शेल्स भी होते हैं, आपको पता है l इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, जिसमें इसका जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो अब हम जो है वो एक स्टेट करते हैं कंसिडर, जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, और ml इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये भी 0 है आपके पास, ठीक है जी। तो ये अब हम एक स्टेट सपोज कर लेते हैं। अब हम इस स्टेट के लिए जो है वो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो हम देखेंगे कि वो किस तरह की आती है आपके पास। तो इसके लिए अगर हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करें बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो दैट विल बी साई 200। ये 200 का मतलब है कि ये n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 एंड ml इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। क्योंकि हमने जब हमने इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने आर्टिकल पढ़ा था काउंटिंग द स्टेट्स काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन हाइड्रोजन एटम, तो उसमें हमने देखा था कि इसकी आगे जो है वो जिस तरह n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी, उसके शेल्स आते हैं, n इज इक्वल टू 2 है, उसके आगे फिर मज़ीद फर्दर जो है वो सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हमने जो है इसको स्पेसिफाई कर लिया कि ये आपके पास ये एक स्टेट है जिसका n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 एंड ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये भी 0 है। तो ये जो 200 है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, n, l और ml की वैल्यूज़ को। ये जो है आपके पास इसका वेव फंक्शन आएगा, और ये वेव फंक्शन किस तरह आता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से, ठीक है जी। तो अभी हमने जो है इसको एज इट इज़ यूज़ करना है, हम इसकी जो है वो सोल्यूशन में नहीं जाएंगे, हम इसकी जो है वो आगे फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि फिजिकली जो है वो उसका क्या मतलब होता है। ये 1/4 इंटू √2 पाई ए क्यूब ए नॉट क्यूब 2 माइनस आर ओवर ए नॉट ई पावर माइनस ऑफ आर ओवर 2 ए नॉट, और इसमें आर जो है वो इसमें जो ए नॉट है वो आपका बोर्स रेडियस है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये कोई ऐसा इसकी कोई फिज़िकल आप कह लें कि मीनिंगफुलनेस नहीं होती इसकी, जो है वो इससे मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है जी। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपके पास जो है साई स्क्वायर, ठीक है जी। और ये आपको पता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ा था, एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अब एक होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और दूसरा हम उसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो आप कह लें कि क्लाउड आता है एक तरह का, वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है जी। और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसको ये सरफेस एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, ये पाई आर स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड 4 पाई आर स्क्वायर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये जब आप इसको ये जो है साई स्क्वायर जो है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप सरफेस एरिया के साथ, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी आर 1/8 ए नॉट आर ओवर ए नॉट होल स्क्वायर 2 माइनस आर ओवर ए नॉट का होल स्क्वायर इंटू ई माइनस आर ओवर ए नॉट आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
और ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये आपके पास जो है ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमें जो है वो जिसके ज़रिए हम जो है वो पता लगा सकते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरह की स्टेट में होंगे आपके पास। अच्छा जी, दिस इक्वेशन इज फॉर द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फॉर n = 2, l = 2, ml = 0। इट टेल्स द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है जी, कि सेंटर से जो है वो r डिस्टेंस के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको ज़रा जो है वो प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको हमने डिफ़ाइन किया था साई स्क्वायर से, ठीक है जी, वो जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर लेके, तो उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो उसका जो प्लॉट है अगेंस्ट जो द वैल्यूज़ ऑफ आर, ठीक है जी, जो रेडियस है, तो वो आपके पास जो है वो ये आपके पास आता है, इस तरह का आपके पास जो प्लॉट आता है, इसका डॉट प्लॉट जो है। तो यहाँ पे जो है एट अ डिस्टेंस आर नॉट जो है आपके पास एक आप कह लेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा आती है, और ये जो 5 आर नॉट है यहाँ पर जो है वो इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा आ रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो है वो ज़्यादा पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में हमने देखा था कि वो आर नॉट के करीब आता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें उसके जो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है दैट इज़ मोर अराउंड 5 आर नॉट। ठीक है जी, इस डिस्टेंस के अबाउट जो है ये जो 5 आर नॉट रेडियस का यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह जो है अगर हम पहले हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट किया, अब हम प्लॉट करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगेंस्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो पी आर है विच इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास आर है विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ द एटम ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास दो पीक्स आएंगी, एक आर नॉट के करीब आएगी, ठीक है जी, और एक 5 आर नॉट के करीब आएगी। अगर आप इसको जो है वो गौर से देखें तो जो 5 आर नॉट पे पीक आ रही है ये वाली, ठीक है जी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ अराउंड 5 आर एट अ 5 आर नॉट डिस्टेंस, यानी कि एट 5 टाइम्स द बोर्स रेडियस। ठीक है जी, इस पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है दैट इज़ द मोस्ट। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ मोस्ट अराउंड द डिस्टेंस ऑफ 5 आर नॉट, अराउंड द डिस्टेंस ऑफ 5 टाइम्स द बोर्स radius in a quantum state n = 2, l = 0 and ml = 0, where n is the principal quantum number, l is orbital quantum number and ml is the magnetic quantum number. So that is all about the excited state of the hydrogen atom. Now we come to the our second topic which is X-ray spectrum. अच्छा जी, एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है इसको स्टडी करने के लिए आप ये जो है ये ग्राफ को एक देखें। ठीक है जी, ये ग्राफ किस तरह है आपके पास कि अगर जो है आपके पास कोई सॉलिड टारगेट है विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर या टंगस्टन, यानी कि किसी हैवी जो है वो मेटल का या किसी हैवी एलिमेंट का जो है वो बना हुआ है आपके पास, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं हुज काइनेटिक एनर्जी इज़ इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बम्बार्डमेंट करते हैं जब आप किसी सॉलिड टारगेट के ऊपर, तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है या उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं दे आर कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है जी, तो इस तरह का आपके पास स्पेक्ट्रम आता है एंड दिस स्पेक्ट्रम इस कॉल्ड द एक्स रे स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये दो तरह का होता है। ठीक है जी, इसमें एक तो ये देख लें, ये वाला पोर्शन है जो कि ज़रा कॉन्टीन्यूस है, और ये जो है ये दो शार्प पीक्स भी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है जी, ये जो आपके पास ये जो कॉन्टीन्यूस, ये आपके पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है, और ये जो है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके बारे में हम आगे जाके स्टडी करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है। We see a broad continuous spectrum of radiation on which superimpose two peaks of the sharply defined wavelengths. The continuous spectrum and the peaks arise in different ways, which we will study next and discuss separately. ठीक है जी, तो ये जो उनसे ये जो continuous spectrum आता है और ये जो sharp peaks आती हैं, ये दोनों के दोनों जो उनसे हैं ये आप कह लें कि different ways में जो हैं ये originate होते हैं, और अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह जो हैं ये बनते हैं। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह आता है और ये जो शार्प पीक्स हैं ये किस वजह से आती हैं, किस तरह आती हैं। फर्स्ट वी कम टू द कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है इसको स्टडी करने के लिए आप सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास जो है एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास k0 के इक्वल है। ठीक है जी,
और इसकी जो एनर्जी है दैट इज़ इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है ये टंगस्टन का जो एक एटम है उसके ऊपर ये इसके ऊपर जो है इसको उसके साथ इसको कोलाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो जब ये कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद जो इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर कर जाएगा इन वन डायरेक्शन, और स्कैटर करके इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी जितनी एनर्जी कम हुई है उतनी ही एनर्जी का जो है एक फोटोन जो है वो रिलीज़ होगा, एंड दैट फोटोन इज़ ऑफ एक्स रे फोटोन, ठीक है जी। तो इस तरह जो है आपके पास एक्स रेज जो हैं वो जनरेट होंगी। अब देखें अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी भी है, अभी भी इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो के नॉट माइनस डेल्टा के कैलकुलॉजी की। डेल्टा के जो है ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये फोटोन की एनर्जी की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी मज़ीद इसकी अभी भी कुछ एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर जो है वो टंगस्टन के एटम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, कोलाइड करेगा और एक फोटोन रिलीज़ करेगा। इस तरह जो है ये कॉन्टीन्यूसली जो है ये डिफरेंट एनर्जी के जो है वो फोटोन जो है वो रिलीज़ करता जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें द इलेक्ट्रॉन में लूज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा के विच विल अपीयर इन द एनर्जी ऑफ द एक्स-रे फोटोन दैट इज़ रेडिएटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द कोलिजन, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोलिजन हुआ है तो इससे अवे जो है वो स्कैटर होगा जो फोटोन है। द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी इज़ नाउ लेस दैन के नॉट, ठीक है जी। अब के नॉट से कम है, डेल्टा के जो है टाइम्स उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है। may have second collision with a target atom generating a second photon with a different photon energy. This electron scattering process can continue until the electron is approximately stationary, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक रेस्ट में नहीं आ जाता तब तक ये अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज़ नहीं कर जाता। ये इलेक्ट्रॉन का जो आप कह लें कि कोलिजन है विद द टारगेट एटम्स ये जारी रहेगा और फोटॉन्स एमिट होते रहेंगे ऑफ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। All these photons generated by these collisions are a part of continuous X-ray spectrum. तो ये जो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से, ठीक है जी, उसकी जो एनर्जी कम होती है और जो आपके पास रिमेनिंग एनर्जी है, जो जितनी एनर्जी कम हुई है वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में अपीयर होती है। इन फोटोन से जो आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है जी, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डिफरेंट एनर्जी के जो हैं वो फोटॉन्स आपके पास एमिट हो रहे हैं। इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है ना, तो वेवलेंथ आपको पता है दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब है कि ये डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स जो हैं आपके पास एमिट होंगे जो कि कॉन्टीन्यूस, और ये आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है जी, जो आपके पास एमिट होंगे फोटॉन्स, एंड दीज विल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने नज़र आ रही है कि अ प्रोमिनेंट फीचर दैट अ स्पेक्ट्रम इज़ द शार्पली डिफाइंड कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम बिलो विच द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम डज नॉट एग्जिस्ट। दिस मिनिमम वेवलेंथ correspond to a collision in which an instant photon loses all of its kinetic energy k naught in a single head-on collision with a target atom. Essentially all the energy appears as an energy of a single photon whose associated wavelength the minimum possible X-ray wavelength is formed, ठीक है जी। अब ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा कि हमने अभी इसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वो आपके पास आप कह लें कि हाँ जी, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास जब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, विद द टारगेट एटम, तो उससे जो है वो कुछ एनर्जी वो करेगा रिलीज़, और रिमेनिंग एनर्जी जो है वो का इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास आगे मूव कर जाएगा और वो फर्दर स्ट्राइक करेगा, सेकंड कोलिजन करेगा, थर्ड करेगा, अनलेस कि वो बिल्कुल स्टेशनरी नहीं हो जाता। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये पहले ही कोलिजन में अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो लूज़ कर दे। अब जब वो सारी की सारी एनर्जी लूज़ कर देगा तो वो जो सारी की सारी एनर्जी है दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे फोटोन, और वो जो फोटोन होगा दैट विल बी द हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटोन। अब उसकी एनर्जी हाई है। अब जो है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एनर्जी का जो है वो वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी ही उतनी ज़्यादा होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में सारी की सारी एनर्जी लूज़ कर देगा, इसका मतलब है कि उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की वेवलेंथ आएगी दैट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है जी। और वो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। के नॉट, उस केस में एनर्जी क्या होगी, उसकी के नॉट होगी विच इज़ इक्वल टू एच एफ, और ये एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम का इक्वल आ जाएगा। तो अगर आपने लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है तो ये एच सी ओवर के नॉट, वेयर के नॉट इज़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इस केस में
ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है ये फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास। तो ये लैम्डा मैक्सिमम जो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला hc/k0। और ये जो कट ऑफ वेवलेंथ आपके पास आती है, ये कट ऑफ वेवलेंथ जो है दैट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल। ये टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही होती। दिस विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप टारगेट मटेरियल चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रखें, तो जो आपके पास लैम्डा मिनिमम है वो सेम आएगी। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो लैम्डा मिनिमम है या जो कट ऑफ वेवलेंथ है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये सेकंड टाइप ऑफ एक्सरेज की तरफ, विच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है जी, ये जो आपके पास एक्सरे स्पेक्ट्रम जो आपके पास आ रहा है, इसमें ये जो शार्प पीक्स आपको नज़र आ रही हैं विच आर लेबल्ड एज के अल्फ़ा एंड के बीटा, ये जो आपके पास शार्प पीक्स हैं, दीज आर ये जो आपके पास एक्सरेज हैं दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है जी, so the peaks labeled as k alpha and k beta, these peaks form the characteristic X-ray spectrum of the target material. These peaks arise in two processes. An energetic electron strikes an atom in the target, and while it is being scattered, the incident photon electron knocks out one of the atom's deeply lying electrons. If the deeply lying electrons in the shell is defined by n is equal to 1, there remains a vacancy or a hole in the shell, and an electron and one of the shells from the higher energy jumps into the K shell, filling this hole in this shell. During this jump, an atom emits an electron which is known as characteristic X-ray photon. ठीक है जी, जो फोटोन emit होगा that will be, अब ये जो है ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक करे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी जो है जो एटम है, एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट कर दें। लेट्स सपोज के जो है आपको पता है कि जो सबसे आप कह लो कि जो क्रीबी शेल होता है दैट इज़ द के शेल, जिसके लिए n = 1 आता है। अगर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरह से जो है वो n = 1 यानी कि के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकाल देता है, नॉकआउट कर देता है वहाँ से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है दैट इज़ रेफर्ड एज अ होल, इसको आप होल कहते हैं। और ये होल जो है ये हमेशा नहीं रहता है, जैसे ही होल जनरेट होता है जो इसके ऊपर वाले शेल्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके लोअर शेल में आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो लोअर एनर्जी वाले शेल्स जो उनसे फिल होते हैं, उसके बाद फिर बाद वाले फिल होंगे आपके पास। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर ऑर्बिट से जो है वो ट्रांजिशन करके जो है वो लोअर में आएगा, तो उससे आपके पास क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग्स टू बोर्स थ्योरी के जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो वो फोटोन एमिट करता है एक स्पेसिफिक एनर्जी का, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, जितना दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का वो फोटोन एमिट करेगा। तो इस केस में जो फोटोन एमिट होंगे दैट विल हैव अ स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है जी, और उन्हीं वजह से जो सा ये जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज फोटॉन्स आते हैं आपके पास। ठीक है जी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर n = 1 से अगर फर्स्ट जो है वो ऑर्बिट या फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला है तो उसको फिल करने के लिए सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड से भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह जो सा है वो वहाँ से फिर आपके पास जो है वो के अल्फ़ा और के बीटा जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे आपके पास। ठीक है जी, तो सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है। ठीक है जी, इस तरह फोर्थ से भी आ सकता है। इस तरह फिर ये डिफरेंट ये जो के अल्फ़ा बीटा ये जो सी जो है डिवीजन्स या ये जो डिफरेंस है इनका वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल से फर्स्ट में आया है कि थर्ड से फर्स्ट में आया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये के अल्फ़ा और के बीटा बनेंगे। और चूँकि सेकंड से आए चाहे वो थर्ड से आए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी एनर्जी एक ही होगी, यानी कि अगर सेकंड से जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है जी, तो वो जो 10 के 10 हैं उनकी एनर्जी एक जैसी ही होगी। इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो पीक्स आती हैं ये आपके पास शार्प पीक्स आती हैं। ठीक है जी, तो दीज आर नोन एज एक्सरे फोटॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो कॉन्टीन्यूस एक्सरे फोटॉन्स हैं और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें क्या फ़र्क है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स हैं ये आपके पास फोटॉन्स हैं जो कि एमिट होते हैं ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट।
ठीक है। और इसको करेक्टरिस्टिक्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो फोटोन एमिट होते हैं ये उस मटेरियल की या आप कह लो कि उस एटम की करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं कि उस एटम की जो है वो जो दो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, जितना उनका एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फॉर फोटोन। वेयर एज जो कॉन्टीन्यूस एक्सरे फोटॉन्स होते हैं वो एमिट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटरिंग की वजह से स्लो डाउन होता है, और जितनी उसकी एनर्जी कम होती है उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट होगा आपके पास, और वो जो है वो डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स आते हैं। जबकि जो करेक्टरिस्टिक्स फोटॉन्स हैं, एक्सरे फोटॉन्स हैं, दे आर ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। चलिए अब आगे ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कैलकुलेट द वेवलेंथ minimum wavelength for a continuous spectrum of X-rays emitted when a 35 kilo electron volt electron falls on a molybdenum target। ठीक है, तो ये जो है ये आप देख लें आपके पास, ये हमने इसका अगर आपने कैलकुलेट करना है मिनिमम वेवलेंथ, तो ये आपके पास फार्मूला ये हमने पहले भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू ये लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC ओवर K नॉट, और K नॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी आपके पास। ठीक है जी, EV से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है यहाँ पर गिवन है 35 इंटू इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और H की वैल्यू 4.14 इंटू 10⁻⁻35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, और जो C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने एक चीज़ का जो है वो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर H की वैल्यू हमने नॉर्मल नहीं यूज़ की, नॉर्मली जो है वो आपके पास जाउल सेकंड के अंदर आती है, लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले रहे हैं, तो लिहाजा बेहतर यही है कि हम ये जो H है ये भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ही इसकी वैल्यू यूज़ करें, और जो कि 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड है। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 35.4 पिकोमीटर। तो ये जो है इतनी मिनिमम वेवलेंथ जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एमिट होगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज फ्रॉम मोलिब्डेनम। ठीक है जी, दिस इज इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट रिजल्ट शोज बाय वेरियस बाय द वर्टिकल एरोज शोज इन द फिगर 1। ठीक है जी, और इसी तरह जो है ये मोलिब्डेनम के लिए है। इसी तरह अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे तो उसके लिए भी यही आएगी लैम्डा मिनिमम की वैल्यू, क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि ये जो लैम्डा मिनिमम है इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है जी, ये वो जिस मटेरियल का आपके पास एटम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो आप इसकी बजाय कॉपर ले लें या कोई दूसरा एलिमेंट टंगस्टन ले लें, उसके लिए भी यही वैल्यू आएगी लैम्डा मिनिमम।